A very good day to you all. As you all know, the topic that we are studying at present is the agroclimatic zones of India. In our part 1 and part 2 of the topic agroclimatic zones of India, we studied 10 agroclimatic zones of the country, and in our today's video agroclimatic zones of India part 3 we will study the leftover 5 agroclimatic zones. हम अभी भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले 2 वीडियोज़ में हमने भारत के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों का एक विस्तृत अध्ययन किया और आज के ई वीडियो में हम शेष बचे 5 कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि धरातलीय स्वरूप, जलवायु और मृदा के वितरण में प्रादेशिक भिन्नता के कारण भारत में कृषि में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। कृषि विकास और कृषि नियोजन हेतु योजना आयोग ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ मिलकर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से 10 कृषि जलवायु प्रदेश जो कि हैं पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, सतलज का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पठार। इन 10 कृषि जलवायु प्रदेशों का हम अपने पिछले 2 वीडियोज़ में एक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के 11वें कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तृत अध्ययन। भारत का 11वां कृषि जलवायु प्रदेश जो कि योजना आयोग ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ सीमांकित किया है, वह है पूर्वी तट प्रदेश या द ईस्टर्न कोस्ट। भारत के पूर्वी घाट के सहारे इस प्रदेश का विस्तार उत्तर पूर्वी उड़ीसा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इस प्रदेश में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश आते हैं। यह एक आर्द्र प्रदेश है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर के लगभग है और पूरे वर्ष उष्ण तापमान पाया जाता है क्योंकि यह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित प्रदेश है, इसलिए पूरे वर्ष यहाँ तापमान ऊंचे रहते हैं। तो आर्द्र जलवायु और ऊंचे तापमान और साथ ही डेल्टाई मिट्टी, जो डेल्टाई जलोढ़ मृदा है, वह कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती हैं। अनुकूल दशाओं में साल में या वर्ष में चावल की 2 फसलें पैदा की जाती हैं। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में जूट की खेती भी होती है और इस क्षेत्र में तंबाकू एक प्रमुख मुद्रादायनी फसल है। इसके साथ साथ ही केला, नारियल, सुपारी और साइट्रस फ्रूट्स का भी यहाँ उत्पादन होता है। कावेरी डेल्टा रीजन में हरित क्रांति सफल रही है और इस प्रदेश की कृषि एक विकसित कृषि मानी जाती है। यहाँ पर अब जो मछुआरे हैं, क्योंकि यह एक तृतीय तटीय प्रदेश है, तो मछली पालन का कार्य भी किया जाता है और इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं जलीय कृषि के विकास की। जो 12th एग्रोक्लाइमेटिक जोन है भारत का, वह है द वेस्ट कोस्ट या पश्चिमी तट प्रदेश।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय भाग आते हैं, जो पश्चिमी घाट के समानांतर पश्चिमी घाट से पश्चिम में हैं। यह एक उष्ण आर्द्र प्रदेश है जहाँ वर्षा अच्छी होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। क्योंकि यह क्षेत्र पश्चिमी मॉनसून पवनों के रास्ते में पश्चिमी घाट के आने से इस तटीय प्रदेश में मॉनसूनी पवनों द्वारा ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ पर तटीय उर्वर मृदा पाई जाती है। असमतल ढाल और उर्वर घाटियाँ इस कृषि जलवायु प्रदेश के प्रमुख लक्षण हैं। चावल इस प्रदेश की प्रधान फसल है। जो मुद्रादायिनी फसलें हैं उनमें प्रमुख हैं नारियल, कॉफ़ी और चाय। इनके अलावा पश्चिमी घाट के पहाड़ी ढालों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे लौंग, काली मिर्ची और गरम मसाले उगाए जाते हैं और साथ ही यह प्रदेश अपने काजू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस प्रदेश में गरम मसाले, कॉफ़ी, नारियल और उष्णकटिबंधीय फलों की जो खेती है उसके विकास की बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ की जो प्रपोज्ड प्लान्स हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, वे भी यहाँ पर इन मुद्रादायिनी फसलों के विकास के लिए ही प्रयासरत हैं। गुजरात प्रदेश या गुजरात रीजन यह भारत का 13वां कृषि जलवायविक प्रदेश है। इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति बहुत ही विषम और विशिष्ट है। इसका तटीय भाग नम है जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है, जबकि इसका जो आंतरिक क्षेत्र है रन ऑफ कच्छ से पहले का मेहसाना क्षेत्र जो है वह एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस प्रदेश के कुछ भागों में जो मालवा पठार से मिलते हुए भाग हैं वहाँ पर काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं और बाकी बचे हुए अधिकांश भाग में हल्की जलोढ़ मृदाएं मिलती हैं। इस तरह यहाँ की जलवायु जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों की ओर जाते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, जलवायु और मृदा दोनों में परिवर्तन होता रहता है। मूंगफली और कपास यहाँ की प्रमुख मुद्रादायिनी फसलें हैं। गेहूँ यहाँ की प्रमुख अन्न है। यहाँ पर कई तरह की दालों का भी उत्पादन किया जाता है। कच्छ के जो रेतीले भूभाग हैं वहाँ पर कृषि उत्पादकता बहुत कम है, किंतु कुछ क्षेत्रों में गुजरात में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है और उसके कारण जो गेहूं का उत्पादन है वह अच्छा होने लगा है। गेहूं की उत्पादकता और गेहूं की जो गुणवत्ता है दोनों में वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं के विकास से इस क्षेत्र की कृषि में भी परिवर्तन आया है। उत्पादकता में तो वृद्धि हुई ही है और कृषकों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, यह जो कृषि जलवायु प्रदेश है वेस्टर्न राजस्थान रीजन का, इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल और अरावली पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित क्षेत्र है जो कि एक शुष्क रेतीला मैदान है। अरावली पर्वतीय श्रेणियाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक हैं।
तो इस क्षेत्र में हमें पश्चिम में तो रेतीला मृदाएं मिलती हैं, जहाँ पे कि बालू का स्तूपों की भरमार है, और पूर्व में हमें पहाड़ी धरातलीय स्वरूप देखने को मिलता है। थार मरुस्थल में पशुचारण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण शुष्क जलवायु है। यहाँ के तापमान उच्च रहते हैं और दिन और रात के तापमान में और ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इसलिए खेती एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में ही हो पाती है, जब जल उपलब्ध हो और तापमान भी अनुकूल हो। इंदिरा गांधी नहर कैनाल और गंग नहर प्रोजेक्ट्स हैं, इन दोनों की वजह से सिंचाई सुविधाओं का इस क्षेत्र में विकास हुआ है, और सिंचाई सुविधाओं के विकास के कारण कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ है, किंतु जल का सही प्रबंधन न होने के कारण अब इस क्षेत्र में मृदा में लवणता, क्षारीयता और जल रेचन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर जो कृषि है वह कम विकसित कृषि है, क्योंकि यहाँ का कृषक अभी भी अशिक्षित है, उसका आर्थिक स्तर निम्न है, और इसलिए क्योंकि उसका आर्थिक स्तर भी निम्न है और वहाँ पर शिक्षा के प्रसार की भी कमी है, इसलिए वह नई तकनीक और नई मशीन्स को यूज़ करने में अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करता है। उसके साथ साथ ही क्योंकि यह एक रेतीला प्रदेश है, इसलिए अभी यहाँ यातायात भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, और इसलिए असेसिबिलिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर कृषि के विकास के लिए। इसलिए यहाँ जो थार मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ कृषि के साथ साथ ही जो मुख्य दूसरी आर्थिक गतिविधि है वह है पशुपालन, और इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पशुपालन के विकास के लिए नीतियाँ बनाई जाएं, और यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ ही इस क्षेत्र में ऊंट और बकरी और भेड़ का भी पालन किया जाता है, जिसके द्वारा जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसका भी यहाँ विकास संभव है, और ऊनी वस्त्र उद्योग और डेयरी वस्त्र उद्योग के साथ साथ ही इस क्षेत्र में चमड़ा और चमड़े से उत्पन्न वस्तुओं के विकास की भी विपुल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर चमड़े की जूतियाँ, चमड़े के पर्सेस, बेल्ट्स आदि का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो एक विकसित उद्योग है। यहाँ के लोगों को पारंपरिक रूप से यहाँ के लोग चमड़े की वस्तुएं बनाते आए हैं और बहुत अच्छी उस पर कढ़ाई करते हैं। तो कृषि के विकास के साथ साथ ही इनको अन्य आर्थिक गतिविधियां प्रदान करने के लिए चमड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग और ऊन उद्योग का भी विकास किया जा सकता है। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह भारत का जो 15th एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न है वह है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें लगभग 300 द्वीप हैं जिन पे की सघन वनस्पति पाई जाती है।
यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। ऐसे ही लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और यह भी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है, जहाँ पर कि सघन वनस्पति पाई जाती है। आवागमन की सुविधाओं का इस क्षेत्र में कम विकास हुआ है। ये द्वीप चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसलें जैसे गरम मसाले, नारियल, चावल, तिलहन और दलहन का उत्पादन की अनुकूल दशाएं हमें मिलती हैं। आवागमन की सुविधाओं का जो कम विकास हुआ है वह इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए प्रमुख बाधक स्थिति है और मेजर प्रॉब्लम है। तो इस क्षेत्र में कृषि विकास की बहुत संभावनाएं हैं और अगर इस क्षेत्र का आवागमन और यातायात का विकास किया जा सके और साथ ही यहाँ पे रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद देकर और उन्हें शिक्षित किया जा सके तो इस क्षेत्र में भी कृषि विकास की विपुल संभावनाएं हैं। तो ये थे भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश। So today we studied in detail the last 5 agroclimatic zones of India, that is the eastern coast, the western coast, the Gujarat region, the western Rajasthan region, and the island region of Andaman Nicobar and Lakshadweep. And with this, we have completed the study of the 15 agroclimatic zones of India. Thank you.